हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या आपको आईसीएआई का जो ऑप्ट आउट स्कीम है उसको ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो इसको दो कैटेगरी में भाग दिया है। तो फर्स्ट वो जो लोग प्रिपेयर्ड हैं और दूसरे लोग जो लोग अनप्रिपेयर्ड हैं। तो फर्स्ट में बात करूँ जो लोग अनप्रिपेयर्ड थे और उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता है भी नहीं कि आपको एक लॉटरी मिल गई है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूज़ सुनते ही आप ऐसे करें। भाई पार्टी। हाँ भाई, एग्जाम फिर से कैंसिल हो गई। अब तो आराम से मस्त पढ़ाई करेंगे। ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो लोग एग्ज़ाम को ऐसे रजिस्टर करा लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है इस तरह कम टाइम में तो जैसे तैसे एग्ज़ाम दे के पास हो जाएंगे। बट कभी बहुत जन नहीं भी कर पाते, फिर सोचते हैं यार एग्ज़ाम को अब तो लगता है कि डेफर ही करना पड़ेगा। आगे आपके पास ऑप्शन, तो जो लोग अनप्रिपेयर्ड थे वो लोग आराम से इसको यूज़ करके डेफर कर सकते हैं और अच्छे से मेहनत करके पढ़ सकते हैं। अब मैं उनकी बात करूँगा जो लोग प्रिपेयर्ड थे। तो फर्स्ट मैं उसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। एक वो जो लोग लोकल में रहते हैं, दूसरा जो लोग आउट स्टेशन से हैं। तो फर्स्ट जो लोग लोकल हैं, अगर आपके पास आप जिस सिटी में रहते हो उसी सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है तो आप भले ही दे सकते हैं अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, प्रोवाइडेड अगर आप हैवी प्रिकॉशन रखें कि आप जैसे अगर आपकी पर्सनल कार है तो आप पर्सनल कार के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करके एग्ज़ाम सेंटर में जाएं और वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दें। दूसरा मैं बात करूँगा जो लोग आउट स्टेशन से रहते थे। तो जो लोग आउट स्टेशन से हैं, जैसे अगर आप कोई विलेज से रिसाइड करते हैं, विलेज में रिसाइड करते हैं, तो उसमें बोलूँगा कि थोड़ा मॉडरेट रिस्क आ जाता है। उसमें जैसे एक तो सबसे पहली बात है ट्रांसपोर्टेशन की। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जिस विलेज में रिसाइड करते हैं और जिस सिटी में आप एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट करके रखे हैं वहाँ का सिनेरियो क्या है, क्योंकि दोनों में अलग अलग सिनेरियो हो सकती है, दोनों का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि एक तो आपको अपना करंट जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का भी देखना है, फिर आपको आना है उस सिटी में, वहाँ पर भी आके आपको एग्ज़ाम देना है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप सोचिए, अगर आप वाया फ्लाइट आते हैं तो उसमें मॉडरेटली कम रिस्क है एज़ कंपैरिजन टू अगर आप ट्रेन से आते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है कोविड का सिचुएशन देखते हुए। दूसरा, अगर आप आएंगे यहाँ पे दूसरी सिटी में तो वो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर आप जब एग्ज़ाम दे के वापस घर जाएंगे तो वहाँ पे भी वापस से आपको 14 डेज क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये एक चीज़ आ जाती है। हालांकि एग्ज़ाम के लिए ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ये चीज़ आपको ध्यान रख के डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सब चीज़ मालूम रहनी चाहिए क्या क्या है और नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत जन ऐसे हैं जो लोग कोविड को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखे हैं और सोचते हैं कि भाई इम्यूनिटी तो भयंकर स्ट्रांग है, कुछ होने नहीं वाला मेरा, आराम से देंगे एग्ज़ाम। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, प्रिकॉशन लेके दीजिए। बट मेन मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर कोविड के जो केसेस हैं उसके नंबर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हैं। ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस भी मैनिपुलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स में जितने पेशेंट्स हैं वो भी मैनिपुलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेशन किया गया है। दूसरा बात करेंगे लोकल सिचुएशन का। अगर आप लोकल बस, लोकल ट्रेन या मेट्रो जहाँ पे शुरू हो गई मेरे को मालूम नहीं, जैसे कोलकाता में तो करंटली कहीं पर नहीं हुआ है, बट बसेस चल रही हैं और जो लोकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कुछ कुछ बसेस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, लोग आराम से चिपक चिपक के चल रहे, घूम रहे साथ में। तो लोकल सिचुएशन तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि एक चीज़ है कि आप देखेंगे, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हॉस्पिटल्स में कहीं पे जगह है नहीं, और अगर आपको भगवान ना करे हुआ तो मेंटली और फिनेंशियली दोनों आपको इफ़ेक्ट करेगा अच्छे तरीके से। क्योंकि कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो लोग बहुत ही गंदे रेट्स चार्ज करते हैं और डेली का अराउंड 35-40 रेंज करते करते 1 लाख पर डे का भी है। उसका आपको ध्यान रखना है। और मेन जो लोग को लगता है कि किसी को कुछ है नहीं, तो मैं ये भी बता दूं कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सब एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स कुछ है नहीं, अचानक से हो जा रहे हैं। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब स्टेट रन कॉलेजेस में होते हैं, और स्टेट की जो कॉलेजेस है उसका कंडीशन आप सबको मालूम ही होगा। जैसे कोलकाता में मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो टूटी फूटी बेंचेस थी, सैनिटाइजेशन या हाइजीन कुछ खास था नहीं,
और वहाँ पे पानी भी वो लोग जो सर्व करते थे कैसा टाइप का था वो तो पता नहीं, मैं तो पिया नहीं था, पर देख के समझ में आता था मेरे को। तो वो सब चीज़ से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि स्टेट कॉलेजेस में होगा, भले ही वो लोग सैनिटाइज कर दे बट स्टिल उसमें एक अंदर में आता है ना कि यार कैसा होएगा, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सोचिए कि आपको अटेम्प्ट भी काउंट नहीं होगा, फीस भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वॉलेंट्री बेसिस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि आप इसको डेफर करें अगर आप रिसाइड नहीं करते हैं, अगर आप आउट स्टेशन से हैं तो। अब मैं उसका बात करूँगा जो लोग क्या क्या थिंकिंग आती होंगी बहुत सारे लोगों के दिमाग में। सबसे पहला तो ये कि यार अगर अभी एग्ज़ाम नहीं देंगे, नवंबर में देंगे, तो उस समय कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा। पर ये आपका एक कंसर्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो देखिए अभी भी वैसे ही है और उस समय भी कंपटीशन रहना ही है। बस एक है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर आप वैसे सोचें कि आप मई में देने वाले थे, प्रिपरेशन अच्छा था आपका, और आप अब नवंबर में देंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का टाइम भी मिल रहा है। तो उसमें जितना नवंबर वाले लोग देने वाले थे उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको, सबसे पहला बात। दूसरा, आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है उनसे, और ये 6 महीने में अगर आप और अच्छे से प्रिपेयर करें और क्वेश्चन पेपर्स और पुराने साल के पेपर्स आप सॉल्व करें, तो उससे जो आपका प्रिपरेशन है वो बहुत तगड़ा और आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे स्टैंड करेंगे एज कम्पेयर टू जो लोग नवंबर स्टूडेंट्स में हैं। तो हिसाब से उन लोग को डरना चाहिए। डरा नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ खाली, मतलब बूस्टअप कर रहा हूँ आपको। दूसरा थिंकिंग ये आता है कि यार 6 महीना मेरा करियर में डिले हो जाएगा, मतलब मेरा प्लानिंग था कि इससे इतना मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो सब हौच पौच हो जाएगा। बट अगर आप बाद में देखेंगे तो कोई इंटरव्यू में ये नहीं पूछे कि भाई आप ये 6 महीना में क्या कर रहे थे। पूरी दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये जो पैंडमिक है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और इंडिया का जो पॉपुलेशन है वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि क्या होएगा नहीं होएगा, आप ये सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं 6 महीने में, प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि बाद में आपको ये सब का रिग्रेट नहीं हो। तो मेरा ओपिनियन है आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ अलग अलग कोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं करने का। जैसे अगर आप फिनेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो अभी रिसेंटली इंडिया में नया ट्रेंड भी आया है और ये बहुत अच्छा कोर्स भी है जो है CFA का। मैं पर्सनली खुद CFA का कोर्स कर रहा हूँ और मेरा जून में अटैम्प्ट था, बट क्योंकि मेरा डेफर हो गया है, मतलब पैंडमिक को लेके, तो अब मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो मेरा भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो गया था, उतना परफेक्ट नहीं था, बट हाँ मैं ये सोचा कि ठीक है भाई डेफर हो गया। कुछ प्लानिंग्स मेरी भी खुद की थी जो थोड़ी वो हो गई है, अटक गई है थोड़ी, तो पर वही सोचा हूँ कि ठीक है भाई ये 6 महीना है, प्रिपरेशन और अच्छे से करना है कि कम से कम एक बार में अच्छे से निकल जाएं। तो आप अच्छा कोर्स करने में सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए साथ में, तो आप इसके साथ में शुरुआत कर सकते हैं उस कोर्स का प्रिपरेशन। आप प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उससे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो वो आपका एक डर है कि यार नवंबर के साथ में कंपटीशन हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, वो एक डर आपका ख़त्म होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरा फाइनल ओपिनियन का, और मेरे को जो लगता है जिस तरीके से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, जुलाई एंड तक में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम को वो लोग को डेफर या कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई भी हालत से कि इंडिया का जो रेट है वो कंट्रोल में आ पाएगा अभी करेंटली। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया इस ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से अभी शायद से 4th या 5th वर्स्ट हिट नेशंस में स्टैंड करता है। और आज ही मैं न्यूज़ में देखा था कि न्यूजीलैंड भी आज 2-3 केसेस नए लिया है, जबकि वो डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को कि वो कोरोना वायरस फ्री है। तो वो ये कि वायरस जाने नहीं वाला, आपको खुद बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ आता है, हेल्थ के बाद में पढ़ाई आती है आपकी। तो हेल्थ भी देखिए, पढ़ाई भी देखिए, अपने आप को सेफ रखिए, और ये जो पॉइंटर्स मैंने दिया उसको आप सोच के आप डिसीजन ले सकते हैं। वापस से मैं कंक्लूड कर देता हूँ मेरे हिसाब से कि जो लोग अनप्रिपेयर्ड थे वो लोग को आराम से डेफर करके और अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो लोग लोकल में हैं और जो लोग वेल प्रिपेयर्ड थे वो लोग अगर चाहे तो हैवी प्रिकॉशन रख के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो लोग आउट स्टेशन से हैं और ख़ासकर वो लोग जिन लोग को कुछ प्रॉब्लम है जैसे एस्थमा या फिर डायबिटीज़ वगैरह कुछ है, तो वो लोग को एक मॉडरेट रिस्क रहेगा, और उसको आप जो मैंने कहा उसको सोच समझ के आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक रिकमेंडेटरी वीडियो नहीं, बट एक सॉर्ट ऑफ गाइडेंस टाइप का वीडियो आप सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मस्ती भी करिए, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो पे।